नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे फिर से ज्योग्राफी के एमसीक्यू। 26 तक मैंने करा दिए थे, ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप जो चैप्टर था उसके, और आज हम 27 से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं? पहला ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय और अरुणाचल हिमालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही। और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय जिन्हें हिमाचल में धौलाधार और उत्तराखंड में नागटिब्बा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैला शिवालिक श्रेणी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर जैसे धर्मशाला जो कि हिमाचल में है, मसूरी उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, लैंसडाउन ये बहुत खूबसूरत है, ये भी उत्तराखंड में, और रानीखेत ये भी उत्तराखंड में। ये क्षेत्र इसी दोनों में उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? ये पूछ चुका है यूपीएससी एक बार, मैच द फॉलोइंग में पूछ चुका है। इधर फूलों की घाटी था और इधर चार मतलब ऐसे दे रखा था, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे नहीं आएगा सीधे सीधे कभी कि ऐसे, मतलब चार घाटियां दे देगा मैच द फॉलोइंग। तो अगर आपको एक भी पता होगी तो आप कर सकते हो, एक या दो पता होंगी तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल ऑप्शन है पहले, अरुणाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हिमालय। प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये जो चार धाम है उत्तराखंड के, ये मेन, ठीक है। और हेमकुंड साहिब ये भी इसी इलाके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 29 क्वेश्चन, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? बुग्याल शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है, ठीक है। ऑप्शन है गहरी एवं चौड़ी घाटियों को, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को, या नदी अपवाद क्षेत्र में स्थित घास के मैदान को। ये है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं जो ऊंचाई पर हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। हिमालय, सी बिल्कुल सही था आंसर। और हिमालय की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, देखो उत्तराखंड हिमालय लिखा हुआ है ना, उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है घास के मैदानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है, और दूसरा है यह क्षेत्र ऑर्किड के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय का विस्तार है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तिस्ता नदी के बारे में यूपीएससी पूछ चुका है, तो स्टेट पीसीएस पूछ सकता है। तिस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और ऑर्किड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार, मैंने आपको बताया भी था एक बार इससे पिछले वाले चैप्टर में कि द्वार क्या होता है। द्वार हो गया, दून हो गया, ये सब मैंने आपको बताया था। द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं कश्मीर हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर पठार में। तो कश्मीर हिमालय की तो आप वैसे भी कर सकते हो कि पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर तो आप हटा ही दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो द्वार होता है वो मैदान, और जो लघु हिमालय मतलब ये शिवालिक है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं द्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय बाकी हिमालयी क्षेत्र से भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा, ठीक है, ये सब क्या है आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। ये सारी चाहे घास के मैदान हो गया या ये सब हो गया। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी चोटियाँ, उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ,
उत्तर पूर्वी भारत में मतलब पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियाँ, और चौथा है उत्तरी भारत में नदियों के द्वारा बनने वाले गहरे ग्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है यूपीएससी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ना यूपीएससी चाहता है कि आप जानो नॉर्थ ईस्ट को। तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी जनजातियाँ हो गई या नदियाँ हो गई, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसेस कोई भी, तो याद रखना ये सब क्या है, ये सब जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? अरुणाचल हिमालय से आपको बताना है कि कौन कौन इससे संबंधित हैं। अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार द्वार क्षेत्रों से होकर किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, ये सारे के सारे अरुणाचल हिमालय से संबंधित हैं। चलिए पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अरुणाचल हिमालय पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ तक फैला हुआ है? दिफू दर्रे। सिर्फ आपको क्वेश्चन ही याद नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन ही पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दिफू दर्रे तक फैला हुआ है अरुणाचल हिमालय। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण में तेजी से बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। नामचा बरवा के पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गार्ज बनाती है। हिमालय जो फैला हुआ है ना, उसकी स्थिति जब आप कभी मेंस में लिखोगे तो ऐसे, ठीक है ना, यू में ऐसे। तो नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है, नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा में है, यहाँ से यहाँ तक इसका फैलाव है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि नामचा बरवा के पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है? एक गहरा गॉर्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12 नदियाँ हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सच में अरुणाचल हिमालय के बारे में पूछ सकता है स्टेट पीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, ये दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा भी दे रखा है एक्सप्लेनेशन। ऊबड़ खाबड़ स्थल आकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। क्या कह रहा है वो? कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति कारण यहाँ पर जो विभिन्न घाटियाँ हैं वहाँ पर जो परिवहन जुड़ाव है वो नाम मात्र ही है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। द्वार क्षेत्र मैंने आपको बताया, द्वार क्षेत्र जो शिवालिक और मतलब जो कोई भी पहाड़ या फिर मैदान के जो बीच का क्षेत्र होता है ना, वही द्वार होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट सेकेंड है कि ये पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सैल से बनी हुई हैं। तो आपको बताना है कि ये पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के बारे में, ठीक है ना। तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे पश्चिम से पूर्व, ये आपको मतलब आपको ना ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है वो। ये मतलब आप हो सकता है कि आप बोलोगे पहाड़ियों की दिशा, इस टाइप में पहाड़ियों की दिशा है ना, मतलब आपको देखना है वो क्या बोल रहा है, पश्चिम से पूर्व बोल रहा है, तो ये गलत है। इसमें केवल 2 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार आंसर और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए केवल 2 क्यों गलत है पश्चिम से पूर्व? क्योंकि इसका जो वो है उत्तर से दक्षिण है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण है, याद रखना, उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सैल है उससे बनी हैं। ये तो सही था स्टेटमेंट। ये घने जंगलों से ढकी हैं और अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटी के रूप में फैली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपको बताना है। तो पहला है पटकईबूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजो। पटकईबूम, नागा, मिजो, मणिपुर। पटकईबूम, मिजो, नागा, मणिपुर। पटकईबूम, मणिपुर, नागा और मिजो। जिसको स्टेट पता होंगे ना वो इजीली इसको कर सकता है। इसको पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का पता होगा, कौन कहाँ पे लोकेशन पता होगी, वो कर सकता है इजीली। क्योंकि सबको पता है कि पटकईबूम मतलब अरुणाचल प्रदेश, तो ये तो ऊपर आ जाएगा, है ना। फिर नागा, उसके ठीक नीचे नागालैंड है। फिर मणिपुर आ जाएगा और लास्ट में क्या है? मिजो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटकईबूम, नागा, ये सब कहाँ है, राज्य भी पूछ सकता है। चलो जैसे गारो, खासी, जयंतियाँ पता ही होगी, मेघालय में है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की जो भी पहाड़ियाँ मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग।
इसमें है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है पटकईबूम, नागा, मणिपुर और मिजो, और या फिर मिजो को क्या बोलते हैं, लुसाई पहाड़ियाँ। ये एक नीची पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराक नदी। बराक नदी किन राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है? अरुणाचल प्रदेश और असम, मणिपुर और मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। चलिए पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। बराक नदी मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, किसकी? इरावदी नदी की। चलिए देखिए, आपको एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं एक्सप्लेनेशन में, है ना। तो ये सब आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो कि मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पहाड़ी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पहाड़ी पूछ लेता है और उसको मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देता है। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि सीधे सीधे नहीं पूछता है, वो मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। मतलब आपको एक दो पता होनी चाहिए, तभी आप सारे कर, अगर सारे पता है तो वेल एंड गुड है ना। तो देखिए, पहला है कि नंदा देवी, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत। अभी मैंने आपको बताया कि जो हिमालय है वो नंगा पर्वत से नामचा बरवर तक फैला हुआ है। तो नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर नंदा देवी अभी ऊपर आया था, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में और मकालू आपका नेपाल में है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत की विभिन्न चोटियाँ और उनकी स्थिति निम्नलिखित है। तो सिक्किम कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये बहुत लोग बोलते हैं कि K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन वो है। देखो, इसमें एक फैक्ट है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी? कंचनजंगा। ट्रांस हिमालय की चोटी जो भारत में है सबसे ऊंची, वो कौन है? K2, गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन सी है? नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेत। नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है, इधर जनजातियां दे रखी हैं और इधर आपको बताना है इसके क्षेत्र। और इसमें क्या पूछ रहा है, देखो इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना, कौन सी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहला है लेपचा, इसके आगे सिक्किम लिखा हुआ है, भोटिया के आगे झारखंड लिखा हुआ है, डफला अरुणाचल प्रदेश और गद्दी हिमाचल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भोटिया। भोटिया आपको पता होना चाहिए कि भोटिया हिमालय में पाई जाती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, लद्दाख हो गया, वहाँ पाई जाती है, ना कि झारखंड में पाई जाती है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। सिक्किम में लेपचा जनजाति पाई जाती है। वृद्ध हिमालय की घाटियों में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल मैंने आपको बताया था घास के मैदान है कहाँ? उत्तराखंड में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। डफला जनजाति अरुणाचल हिमालय में पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की धौलाधार श्रेणी में ऊंचाई वाले स्थानों पर गद्दी जनजाति का निवास है। गद्दी याद रखना, हिमाचल मतलब हिमालय के जो ऊपर जो श्रेणी है धौलाधार, वहाँ पाई जाती है। गद्दी अपने आप को गढ़वा, जो राजस्थान के शासक थे, उनका वंशज मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको कल ही बोला था कि दर्रे भी पूछता है, मैच द फॉलोइंग, इनमें से कौन सुमेलित है नहीं है, ये सब पूछता है। तो दर्रे देख लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछना, बताना है आपको। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड और लिपुलेख बोल रहा है अरुणाचल। तो लिपुलेख जो है आपका वो उत्तराखंड में, और सुमेलित नहीं बताना है तो ये आपका गलत हो जाएगा। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड। नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में, बाकी ये भी सही है। सिपकिला हिमाचल, नाथुला सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि अरुणाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उत्तरी मैदान के संदर्भ में आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि उत्तरी जो मैदान है मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। ठीक है, उत्तरी मैदान एक भू अभिनति गर्त है। और दूसरा बोल रहा है ये मैदान लैटराइट मृदा से बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपको मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपको ध्यानपूर्वक आपने मतलब कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा। लैटराइट बिल्कुल गलत है। लैटराइट मृदा तो
पश्चिमी घाट हो गया जहाँ पे बहुत वर्षा होती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट इस साइड हो गया जहाँ पे गारो खासी जयंती और मेघालय यहाँ पे वहाँ पे पाई जाती है लैटराइट मृदा। यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तरी मैदान में, है ना। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ थी उनसे बना है ना ये पूरा का पूरा मैदान। तो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, भारत का जो उत्तरी मैदान है वो बिल्कुल सही है ये तो, कि एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के नीचे धंसने, टेथिस सागर के ऊपर उठने और हिमालय के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। ठीक है ना। तो दूसरा गलत है, जलोढ़ है वो, जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पे, जलोढ़ मैदान है एक तरह से वो। ठीक है, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया उससे बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों द्वारा बना हुआ है? उत्तरी मैदान आपको बताना है। तो ये वैसे मैं सीधे आंसर ही बता देती हूँ कि बहुत ईजी है, भारत, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों से भारत का उत्तरी मैदान बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। उत्तरी पर्वत, कथन ये है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदीय द्वीपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा है स्टेटमेंट, कारण इसका बोल रहा है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना ऐसे क्वेश्चंस को, कथन ए और कथन कारण। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्योंकि लगाना है आगे। कथन क्या, क्योंकि, मतलब ऐसा क्यों होता है। अगर इसका जवाब ये सही मिल रहा है तो ये सही है, नहीं मिल रहा है तो गलत। यहाँ पे जो ढाल तीव्र नहीं होगी, ढाल तीव्र होगी तो कैसे नदी द्वीप बन जाएगा, नदी द्वीप नहीं बन सकता। ढाल तीव्र नहीं बल्कि कम होने के कारण ये होता है। ठीक है ना, ढाल कम होने के। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर भी देख लेते हैं। बिल्कुल ए सही है और आर गलत है। तो इसका क्या, उत्तरी पर्वतों में आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ढाल कम होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? बताना है आपको। माजुली द्वीप जो है, नदी द्वीप, वो किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और देख लेते हैं इस पर, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोग निवास करते हैं। वर्तमान में इसे असम राज्य का एक जिला घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या है? दोआब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी दोआब की वजह से बहुत सारे युद्ध हुए हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट युद्ध आपको बताना है, विजयनगर और बहमनी के बीच तुंगभद्रा का जो दोआब था ना, उसके लिए युद्ध हुआ। दोआब के लिए क्यों युद्ध होते हैं, ये आपकी कहीं ना एक कॉन्सेप्ट को आपको मतलब क्लियर करेगा। ठीक है, आपको रटना नहीं है कोई भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, रटना नहीं है, उसको समझना है। क्यों? क्योंकि दोआब जो क्षेत्र होता है ना, बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो वही बोल रहा है वो कि क्या होता है दोआब का अर्थ। ठीक है, अब आपको समझ में उपजाऊ क्यों होता है। चलिए मैं आपको पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। दो नदियों के बीच का भाग, नदी मुहाने पर निर्मित मैदान, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र, नदियों द्वारा बनने वाली अपर्दनीय और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ। आपको पता होगा कि दो नदियों के जो बीच का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? दोआब। जैसे गंगा यमुना है ना, गंगा जो उत्तरी मैदान है वो दो भी दोआब है, पूरा का पूरा गंगा यमुना नदी जो बीच में ना। तो ऐसी तुंगभद्रा जो लड़ाई कर रहे थे, तो ये जो दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग होता है, बहुत उपजाऊ होता है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और यानी कि पाँच और आब यानी कि पानी। पंजाब मैदान में दोआबों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? आपको बताना है कि पंजाब की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी नदियां उसका मैदान बना रही हैं। पहला है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर है सोन, चिनाब। देखो इसमें आपको ना पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन, उसमें आपको जो भी आपको लग रहा है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा दो।
ठीक है ना, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। सिंधु, झेलम, घग्गर, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, माही एवं सतलज। देखो यहाँ पे सोन हटा दो, ये तो पता ही होगा आपको, गंगा की सहायक है नदी सोन, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ये पंजाब में कहाँ है ना, तो ये तो हटा ही दो, बी हटा दो, ऐसे हटा दिया। अब देखो, अब कौन, देखो घग्गर, घग्गर मतलब जो आपको बिल्कुल लग रहा है ना कि ये तो हो ही नहीं सकती, उसको भी हटा दो, ये भी हटा दिया। अब क्या बचा, झेलम, चिनाब, रावी, माही, माही कहाँ है, गुजरात साइड में, इसको भी हटा दो। अब कौन सा ऑप्शन बच रहा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ए ही तो बच रहा है। अब मान लो अगर आपको नहीं आता तो आप, जो आपको पता है, कुछ कुछ नदियाँ आपको पता है कहाँ कहाँ है, उसको हटाकर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। ए बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा गया है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी, ठीक है ना, लेकिन आपको भी खुद से भी एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़ते रहोगे ना तो समझ में भी आता रहेगा, ठीक है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। ये सभी नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है ये आपको पढ़ना है और याद भी करना है, किसकी कौन सी सहायक है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें आपको सत्य बताना है। पहला, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच विभाजक हैं। और ये कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पता है ना कि ब्रह्मपुत्र का जो मतलब इसमें से आपको सत्य, मान लो आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, ठीक है। मान लो आपको ये तीसरा वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। इधर ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट, यानी कि पूर्व और पश्चिम। गंगा का मैदान ऐसे है और ब्रह्मपुत्र तो आपको पता है इधर है नॉर्थ ईस्ट में, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा हटा दो, मान लो हमने तीसरा हटा दिया, तो अब देखो इसमें भी ऑप्शन तीसरा है, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही हट गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगर आपको 2 पता होगा कि दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, तो आप इसको इजीली कर लोगे, ठीक है। आपको एक पता है गलत है, एक पता है सही है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो और कर सकते हो क्वेश्चन को। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था इधर ये पूर्व हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम, तो ये पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल गुलाश में जमा कर देती है। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। ये बताना है आपको कि किस मैदान के लिए बोल रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाले जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि मैदान को भी 4 उसमें बांटा गया है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। तो ये विशेषता किस मैदान की है ये आपको बताना है। ये पूछता है, ये कोई भी स्टेट पीसीएस हो, बल्कि यूपीएससी में ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको समझ बनानी है, रटना नहीं है ज्योग्राफी को या किसी भी सब्जेक्ट को, समझ बनानी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तराई, खादर, बांगर, भाबर में से इसका आंसर हो जाएगा भाबर। मैं आपको बता देती हूँ कि जो देखो, जब ना ये शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक है। अब शिवालिक के ठीक नीचे मतलब पहाड़, मतलब जो भी कोई भी पहाड़ है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्थ अगर हिमालय के नीचे अगर हम देखें तो शुरू होता है मैदान की, अगर हम देखें तो भाबर, ठीक है, भाबर ये पहाड़ हैं, ठीक है। अब मैदान यहाँ से शुरू हो गए, भाबर, तराई, ठीक है, बांगर और खादर, ठीक है। तो ये जो भाबर वाला क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे पहाड़ों से जब नदियाँ आती हैं नीचे, तो ये बहुत बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी वगैरह अपने साथ खूब सारे छोटे छोटे पत्थर वगैरह लेकर आती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि वो पत्थर ऊपर आ जाते हैं और नदियाँ इनके नीचे हो जाती हैं, समझ रहे हो ना।
तो नदियाँ क्या हो जाती है, यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे बड़े बड़े, देखो अभी इन्होंने बोला कि नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार, बड़े बड़े शैल, गुलाश में जमा कर देती हैं, भाबर के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे जो नदियाँ सरिताएँ होती हैं वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो तराई वाला क्षेत्र होता है, मैं आपको बता देती हूँ, ये हो गया आपका भाबर, ठीक है। ये गोल गोल पत्थर, आपको डायग्राम भी बनाना है, बल्कि कभी क्वेश्चन आया ना मैदानों के बारे में गोल, ठीक है ना। अब ये नदियाँ आ रही हैं ऐसे करके, ठीक है, ये लेकर आ रही हैं। अब इसके बाद आएगा तराई क्षेत्र, जो दलदली क्षेत्र होता है। तराई दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पे धान की खेती सबसे अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, पूरा दलदली क्षेत्र जाते हैं, ठीक है ना। ये मतलब अच्छा होता है धान वगैरह की खेती के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है और समझ बनानी है। तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। भाबर शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलती हुई नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार, बड़े शैल, गुलाश में जमा कर देती हैं और सभी नदियाँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये नदियाँ पुनः निकल आती हैं। अभी मैंने आपको बताया दक्षिण में कौन सा है, तराई भाग है ना। तो तराई में नदियाँ फिर से आ जाएंगी और नदियों से हो जाएगा बिल्कुल दलदली क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे धान की खेती, यूपी में तराई क्षेत्र सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो यूपी में इसलिए धान की खेती भी अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य। आप देखो आ गया तराई, अभी हमने भाबर पढ़ा, अब तराई आ गया। यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। इस क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती हैं। देखिए अभी मैंने आपको ये सब बताया, क्वेश्चन में भी आ गया। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। दुधवा कहाँ है, यूपी में है ना, यूपी में है। और ये सच में ये भी तराई क्षेत्र में ही है। तो इसका आंसर तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछता है कभी कभी, जैसे दे दिया कि किसी राष्ट्रीय पार्क के बारे में, मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कॉर्बेट हो गया, दुधवा हो गया, है ना, दे रखे हैं। अब ऊपर दे देगा कि ये जो राष्ट्रीय पार्क है वो तराई मैदान क्षेत्र में स्थित है ना, इस टाइप में उसके अगल बगल की नदियाँ दे देगा। आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तराई क्षेत्र क्या होता है, कि दुधवा की लोकेशन क्या है, तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको तराई भी पढ़ना है, भाबर पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, सारे मैदान पढ़ने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों करेक्ट है, ठीक है। एक बार इसका पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 है। उसकी कितनी थी, 8 से 10, इसकी है 10 से 20 किलोमीटर, मतलब 8 से 10 तक ये आ जाएगा भाबर, फिर उसके नीचे आ जाएगा तराई, ठीक है ना। चलिए, भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकल प्रकट होती हैं क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं। यह क्षेत्र अनूप बन जाता है। अनूप यानी कि दलदल, मैंने आपको बताया अनूप दलदली क्षेत्र हो जाते हैं, जिसे तराई कहते हैं। चूँकि नदियाँ यहाँ पर नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, इस कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का भी यह घर है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपको पता चल गए नहीं एक्सप्लेनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है, उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। दूसरा, उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। देखो आगे ना मैदान के बारे में अगर आपको मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो उसकी विशेषताएं उसके क्वेश्चंस में डाल रहे हैं ना। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 2 और 2 और 3 और 1 2 3, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। ये जो खादर होता है ना, ये क्या होता है, बाढ़ वाले मैदान। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि बिहार में बाढ़ आती है ना। तो बिहार में जब बाढ़ आती है ना, तो वो अपने साथ नई मिट्टी लेकर आते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, वो खादर का निर्माण करते हैं। युवा निक्षेप को ही खादर कहा जाता है, यानी कि नई बाढ़, जब नई बाढ़ आती है तो अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है, उसी को बोला जाता है खादर। और पुराना जो क्षेत्र होता है वो होता है बांगर, उसको बोलते हैं बांगर, ठीक है। बिहार के हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए बांगर और खादर में अंतर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कंकड़ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कंकड़। तो इसके क्या था इसमें ऊपर क्वेश्चंस में, उत्तरी मैदान का जो पुरानी जलोढ़ भाग से मृदा से बना हुआ है, ये बिल्कुल सही था। और बांगर क्षेत्र में क्या होता है, चूनेदार निक्षेप आ जाती है, ये भी बिल्कुल सही था, ठीक है ना।
अच्छा, आगे क्या बोल रहा है वो कि बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालूरोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। देखिए, इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि बाढ़ भी बहुत ज़रूरी होती है। हमेशा बाढ़ जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, वो मतलब एक तरह से आप प्रशासन में जा रहे हो ना, तो वो आपसे बाढ़ के नुकसान और फ़ायदे दोनों पूछ सकता है। नुकसान तो आपको पता है क्योंकि आप लगभग सारे बच्चे बिहार से ही हैं, तो पता है आपको कि क्या होता है बाढ़ में। आपको फ़ायदा भी पता होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं एक आपको खादर का मैदान भी मिलता है, नव जलोढ़ जिसको बोलते हैं, नव मिट्टी, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये यहाँ पे पीडीएफ जो है वो ख़त्म हो गया, यानी कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र, तो उसको हम पढ़ेंगे कल लेकर आऊँगी मैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू। और आपको मैंने बोला है एमसीक्यू के साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। और दूसरा, केवल और केवल पढ़ने से ही नहीं, आपको अगल बगल देखना भी है। जैसे मैंने अभी बाढ़ बोला, ठीक है ना, तो बाढ़ के अगल बगल आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना है रटना है, ऐसा नहीं, समझ भी ज़रूरी होती है। ठीक है ना, समझ तभी आएगी जब आप अपने आसपास की चीज़ों को समझोगे, तभी आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं रटना और पढ़ना यही सब आपको सिर्फ मतलब प्रशासन में ले जा सकता है, नहीं, समझ बहुत ज़रूरी है। समझ जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन आप खुद से ही आपको लगेगा नहीं, वाकई में आज मेरी जो समझ है वो और लोगों से, सामान्य लोगों से अलग है, मैं इन लोगों जैसा नहीं हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, जैसी नहीं हूँ। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा होगा आप मुझे बताना, कमेंट करना, कुछ भी अगर आपको लगे कि नहीं मैम ये चीज़ है, जैसे आप बोलते भी हो कि मैम हाइलाइटर चेंज कर दीजिए, है ना, तो कुछ भी अगर आपको सजेशन देना हो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।